हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज हम एमएसटी सीईटी का सोल्यूशन चैप्टर का लर्न करेंगे, जहां पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लर्न करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज सोल्यूशन। देखो गाइज, सोल्यूशन में इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगा पहले क्या, डेफिनेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो क्या है, लेट्स सी दैट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, सी हियर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। गाइस देखो 11th में आपने मिक्सचर पढ़ा होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर के दो टाइप पढ़े होंगे, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है, याद रखना है, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी क्या, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। अंडरस्टूड, यू कैन नॉट सेपरेट इजीली दैट होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कंपोनेंट जितने भी होंगे उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, उसके लेयर्स इजीली विजिबल होंगे नहीं। जैसे कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व कर लो, शुगर डिसॉल्व कर लो, ठीक है, इवन एल्कोहल डिसॉल्व कर लो, अंडरस्टूड, या फिर से एसीटोन डिसॉल्व कर लो वाटर में। ये सारी चीजें वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। सो ये लेयर्स हम लोग विजिबल हो नहीं सकते। बट वही अगर हमने चॉक पाउडर या सैंड डाल दिया वाटर में, तो आपको लेयर्स आसानी से दिखेगा, सॉलिड स्टेट का एंड लिक्विड स्टेट का। अंडरस्टूड, तो उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। रिमेंबर, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, आई मीन सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक तो है सोल्यूट एंड दूसरा वाला है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट यानी क्या, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन अ लोअर प्रोपोर्शन, एंड सॉल्वेंट यानी क्या, कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन अ हायर प्रोपोर्शन। कम क्वांटिटी में है, कम मास में है वो सोल्यूट, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। एंड ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस, राइट। ओके, देन आगे saturated solution, unsaturated solution and super saturated solution. This particular part actually comes under solubility point. ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं solubility, या solubility यानी क्या एक्सप्रेस करेगा बच्चों, solubility means simply the amount of a solute dissolve in given quantity of a solvent. I repeat, हाँ, solubility क्या होगा, the amount of a solute dissolve in given quantity of a solvent, that is called to be a solubility. सिंपली उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी कहेंगे, राइट। ओके, अब देखो कभी कभार हम लोग सी वी यूज टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन इन लेबोरेटरी। आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा लैब में, राइट। टाइट्रेशन, सिंपली उसको हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं, जहां पे आपने मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन किया होगा KMnO4 के साथ, या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज ओनली मोर सॉल्ट, या फिर ऑक्सैलिक एसिड विथ दिस वन KMnO4 सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे आपने कुछ ऑक्सैलिक एसिड का स्मॉल क्वांटिटी वेट लिया होगा, उसको 100 ml या 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया होगा। सेम वे मोर सॉल्ट को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया होगा आपने, and then you dissolve in that 100 ml or maybe 250 ml of a solvent only। बराबर है, ये क्या हो रहा है, कुछ क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ अ दिस वन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ स्पेसिफिक concentration of a solution। okay, that whole process is actually called to be a solubility। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट ऐड कर दिया है लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट में, उस पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो गया उसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां पे होगा देखो, इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट देन दी डिसॉल्व अमाउंट that can be dissolved in solvent। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट। सेकेंड जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट विच डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट ओनली। जहां पे एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे दैट सॉलिड सब्सटेंस विल नॉट डिसॉल्व ओवर देयर फर्दर। ठीक है, जैसे हम लोग अगर से सैचुरेटेड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। से फॉर एग्जांपल हमें से शुगर ऐड करना है वाटर में, हम लोग ऐड किए जा रहे एक सर्टन लिमिट आ जाएगा जहां पे गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल रिमेन इन द सॉलिड स्टेट ओनली। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसमें क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, उससे भी अगर ज्यादा क्वांटिटी हो गई, ग्रेटर क्वांटिटी हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीन एक्चुअली टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। ओके, देन आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स है देखो, सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, या फिर सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो, अगर मिक्स हो जाएंगे
एंड होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग सोल्यूशन कहेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. ये टोटल 9 टाइप्स है. 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 एंड हाउ मेनी 9 टाइप. यहाँ पे देख लो 9 टाइप कौन सा. स्टेट्स ऑफ सॉलिड, स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा है मैंने, एग्जांपल भी लिख दिया है यहाँ पे. सॉलिड, लिक्विड, सॉल्यूट इन सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, सॉलिड डिसॉल्व इन दिस वन, लिक्विड सिंपली जो आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो लैब में वो वही टाइप है. सी वाटर या फिर शुगर इन वाटर, या फिर आपने जो ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया था वाटर में टाइट्रेशन के वक्त वो हो गया, या फिर मोर सॉल्ट इन वाटर, तो वो सारी एक्चुअली सॉलिड इन लिक्विड ये टाइप हो गया. सॉलिड इन सॉलिड, ओके, दो सॉलिड मिक्स कर लेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेंगे. अलॉय, मेटल अलॉय बेस्ट एग्जांपल. ओके, मेटल अलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, या फिर हम लोग गोल्ड ही ले ले, गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हैं जिसमें कॉपर ऐड किया होता है, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, राइट. सॉलिड इन गैस, ओके, सॉलिड होना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में इन लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ गैस. तो हम लोग ऐसे कोई सब्सटेंस ले लेते हैं सॉलिड वाला जो कि वोलाटाइल हो. वोलाटाइल यानी क्या, इवापोरेट होने वाला, ओके, एट रूम टेम्परेचर. तो आयोडीन इन एयर, जहां पे आयोडीन के वेपर्स रहेंगे एंड पार्टिकल्स ऑफ आयोडीन विल बी देयर इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस ओनली और एयर. देन फोर्थ सोल्यूशन दैट इज लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड लिक्विड हो गया तो वहां पे आप से एसीटोन इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर. ठीक है, ये एग्जांपल ले सकते हो. गैसोलीन, दिस वन, द क्या बोल सकते हो उसको हम लोग, हायर मेंबर्स ऑफ अल्केन ओनली. और अल्कोहल इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया लिक्विड लिक्विड का. लिक्विड इन सॉलिड देख लो तो गाइस, लिक्विड इन सॉलिड द फिफ्थ वन. लिक्विड स्मॉल क्वांटिटी में है एंड सॉलिड लार्जर क्वांटिटी में है यहाँ पे. तो एमएलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल. ठीक है, एमएलगम यानी क्या, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहेगा, सोल्यूट, राइट. और सॉलिड स्टेट में लार्ज क्वांटिटी में समझ लो जिंक एमएलगम, आपने रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए यूज भी किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिंक एमएलगम एंड HCl. तो जिंक सॉलिड स्टेट में लार्ज क्वांटिटी सॉल्वेंट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड मेटल दैट इज mercury. So amalgam of mercury is the example. Next is liquid in gas, the sixth type. The sixth one, liquid small quantity में, gas larger quantity में. तो chloroform in nitrogen gas. ठीक है, chloroform in nitrogen gas, that will be the example. Gas in liquid, gas in solid and gas in gas. These are the other three types. ठीक है, तो gas in liquid में क्या होगा, gas होना चाहिए इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. अब समर सीजन है गाइस, क्या हम लोग ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, राइट. ओके, कार्बोनेटेड वाटर, सिंपली हम लोग उसको सॉफ्ट ड्रिंक भी कहेंगे, जहां पे सॉल्युबल CO2 होगा गैसियस स्टेट में. ओके, उसके ऊपर लॉ भी एक आएगा, हेनरीज लॉ, वो भी लर्न करना है हमें. गैस इन सॉलिड, यानी गैस होना चाहिए सॉलिड मटेरियल में, तो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, दैट इज, और निकल और प्लैटिनम जो रिडक्शन रिएक्शन में ऑर्गेनिक में यूज किया होता वो. एंड गैस इन गैस, तो एयर, एयर इज द एग्जांपल, जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस है अबाउट 78%, 21% ऑक्सीजन गैस वो सॉल्यूट हो गया एंड 1% अदर गैस वो भी वहां पे सॉल्यूट हो गया. सो दीज आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आप देख सकते हैं ये. ओके, 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, राइट. चलो आगे बढ़ेंगे. फिर उसके बाद फिर अभी जो लॉज आ गए कि एग्जैक्टली जो रॉल्स लॉ है, हेनरीज लॉ है, क्या है एग्जैक्टली, दैट विल सी. द स्टेटमेंट आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर हियर. यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, जस्ट आई विल ओरली से द स्टेटमेंट. व्हाट इज दिस हेनरीज लॉ सेज दैट Henry law is also dependent upon the solubility only. So it says that the solubility of a gas over the liquid is directly proportional to the pressure present above the liquid surface. I repeat, the solubility of a gas over the liquid is directly proportional to the pressure present above the liquid surface. ठीक है, S stands for solubility, P is the pressure. So according to this law, S is directly proportional to P. ठीक है, क्या है, S is directly proportional to P. Simply S is equal to KH into P, जहां पे S क्या स्टैंड करेगा, S यानी solubility, KH यानी Henry's constant and P यानी pressure, external pressure which present above the liquid surface. Clear हो गया guys, understood? Okay, this is Henry's law. Okay, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ फॉर टू वोलाटाइल कंपोनेंट. रॉल्स लॉ हम लोग दो चीजों के लिए पढ़ेंगे. एक तो दो कंपोनेंट है समझ लो सोल्यूशन के, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दोनों वोलाटाइल स्टेट में. एंड अगेन द रॉल्स लॉ फॉर अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी पढ़ेंगे, जहां पे सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट सिर्फ वोलाटाइल होगा. ठीक है, ओके. चलो, तो स्टेटमेंट क्या है रॉल्स लॉ का, द पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पे VP लिखा है, मतलब गाइस वेपर प्रेशर है ये. ठीक है, सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन is the product of
वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर यानी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर अगर हमें लेना है तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू बी अ दिस वन रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ फॉर व्हाट? टू वोलाटाइल कंपोनेंट ओनली। अगर मैं यहाँ पे दो वोलाटाइल कंपोनेंट से कंसिडर कर लूंगा, लाइक ए एंड बी आर द टू वोलाटाइल कंपोनेंट, ए सॉल्यूट है समझ लो, बी इज द सॉल्वेंट, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ P1 इज इक्वल टू P1 इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 इंटू P02 इंटू x2। ठीक है, अब यहाँ पे P1 एंड P01 क्या एक्सप्रेस करेगा या फिर P2 P02 क्या एक्सप्रेस कर रहा है? लेट्स सी ओवर हियर। P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, समझ लो वो सोल्यूट है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। P01 वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। एंड x2 क्या करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे x1 लिखना चाहिए था एक्चुअली, चलो x1 लिख लेते हैं, x2 लिख दिया था मैंने, या x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली P2 होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, P02 वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट 2 एंड x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, एंड सी गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि दिस इज द रॉल्स लॉ फॉर अ टू वोलाटाइल कंपोनेंट, दूसरा है रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। स्टेटमेंट क्या होगा? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द say partial vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, so the overall vapor pressure is equal to vapor pressure of that solvent multiplied by its mole fraction। यहां पे गाइज समझ लो हमारे पास दो कंपोनेंट है A1 एंड A2, बराबर है। A1 इज वोलाटाइल, A2 इज नॉन वोलाटाइल, तो फिर कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा वेपर प्रेशर में? A1, रिमेंबर A1 इज वोलाटाइल, A2 इज नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल इवापोरेट होगा, राइट, गैस फेज फॉर्म करेगा। A2 नॉन वोलाटाइल है, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, गैस स्टेट फॉर्म नहीं करेगा, तो देयर विल बी नो पार्टिसिपेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ वेपर ऑफ दिस A2, ओनली पार्टिसिपेशन ऑफ वेपर्स ऑफ A1 विल बी देयर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इक्वेशन देख लो तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। ठीक है, यहाँ पे P2 विल बी P2 इक्वल टू 0 होगा गाइस, क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो फिर पार्शियल वेपर प्रेशर इनटू x2 मतलब 0 ही रहेगा वहां पे। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉल्स लॉ फॉर अ वेपर, दिस वन व्हाट वी कैन से फॉर टू वोलेटाइल सब्सटेंस एंड द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है गाइस, अब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे भी उसी का एडिशन होता है एक्चुअली, जहाँ पे दो कंपोनेंट है हमारे पास P1 एंड P2, दोनों को ऐड कर लो तो विल बी गेटिंग अ टोटल प्रेशर। सो हियर P टोटल, आई कैन राइट ओवर हियर P total is equal to P1 into P1 plus P2, जहां पे P1 देखो तो क्या है? P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सेकंड कंपोनेंट। तो ओके, तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड ऑन कर लेंगे हम लोग, तो विल बी गेटिंग अ टोटल प्रेशर। समझ में आ रहा है? सिंपली P1 यानी P01 into x1 प्लस P2 P02 into x2। समझ में आ रहा है? इफ द पार्शियल वेपर प्रेशर इन द गैसियस फेज, कोई भी कंपोनेंट सिंपली डायरेक्टली गैसियस फेज में है, राइट, तो फिर the equation will be P1 is equal to Y1 into P and P2 is equal to Y2 into P, where Y1 and Y2 क्या एक्सप्रेस करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट टू कंपोनेंट which already present in a gaseous state। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ x1 x2। समझ में आ रहा है? x is the mole fraction, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ solute divided by total number of moles of a solution, solute or solvent divided by solution। And here if the already component present in the gaseous phase, so y1 y2 will be representing the mole fraction of that component। p1 p2 क्या एक्सप्रेस करेगा? partial vapor pressure of first and second component, and p will be total vapor pressure। okay, now it's time for the MCQs। ठीक है, MCQ का टाइम आ गया गाइस। यहाँ पे हम लोग रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ फॉर अ टू कंपोनेंट where both are volatile, रॉल्स लॉ फॉर अ solution where one of the component is non volatile। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एवरी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, इवन द सॉल्युबिलिटी एंड ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट वन, the first MCQs, let's see which of the following statement is incorrect। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। यहाँ पे NaCl डिसॉल्व इन वाटर, यानी सॉल्युबिलिटी बेस पे यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, NaCl डिसॉल्व इन वाटर, कॉमन सॉल्ट और डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, दैट इज करेक्ट ओनली। कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व इन बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गाइस चैलेंजिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सी यू नीड टू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना,
तो एक चीज याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट सेज दैट organic solvent dissolve in organic solute dissolve in organic this one solvent only, and so the like dissolve like says कि organic component soluble in organic solvent and inorganic component soluble in inorganic solvent, ठीक है। एक और चीज आ जाती है गाइस, अगर organic component है और वो soluble हो जाता है in inorganic solvent, वहां पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड which do dissolve in solvent water which is inorganic due to the presence of a hydrogen bonding, ठीक है। अब देखो कोलेस्ट्रॉल ऑर्गेनिक कंपोनेंट, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे। इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है वो। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। शुगर डिसॉल्व होता है वाटर में या नहीं होता? शुगर डिसॉल्व होता है वाटर। आई थिंक दिस वन इज अ करेक्ट। लेट्स सी द फोर्थ वन भी देख लेते हैं। नैप्थेलिन डिसॉल्व इन बेंजीन। नैप्थेलिन इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपोनेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक फॉर्मूला यहाँ पे हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी लाइक डिसॉल्व लाइक, यहाँ पे भी लाइक डिसॉल्व लाइक। यहाँ पे वो नहीं फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर अगर डिसॉल्व होता तो वहां पे हम लोग बोलते, एक्चुअली डिसॉल्व अगर होता ऐसे लिखा होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक्चुअली, राइट, बट इट इज नॉट डिसॉल्व। इनफैक्ट शुगर डिसॉल्व इन वाटर। शुगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वाटर इनऑर्गेनिक है, स्टिल इट इज डिसॉल्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टूड? तो शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो गाइस लाइक डिसॉल्व लाइक फॉर्मूला याद रखो। The gases such as CO2 and ammonia are more soluble in water than N2 gas, ठीक है। नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली CO2 या फिर आप अमोनिया ऐड कर दो वाटर में, सो वो मोर soluble है। What is the reason? Let's see the reason. Both have low boiling point, या फिर both are able to form a hydrogen bond with water, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अमोनिया डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, CO2 में भी वो डोनेट करेगा, will not be hydrogen bonding. They undergo chemical reaction with water. Is it possible? Or they display air from water? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो देखो ये तो ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा कि वाटर डिस्प्लेस नहीं करता। केमिकल रिएक्शन, ओके। अमोनिया डू इजीली रिएक्ट विथ वाटर, इवन CO2 भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, ठीक है। H2CO3 समझ में आ गया। अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NH4OH, दोनों कंपोनेंट, नाइट्रोजन प्लस वाटर, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म होगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। नाइट्रोजन विल नॉट बी रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। अंडरस्टूड? नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी है नहीं। गैस हमारे एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, शायद वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट हो जाता, ठीक है, या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो जाता, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो होता नहीं जनरली एट नॉर्मल टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ये चीज? ये दोनों चीजें नॉर्मल टेम्परेचर पे होती। अंडरस्टूड? ओके। सो हमारा ये राइट वाला निकाल लेते हैं, सो यू मे गेट कंफ्यूज अदरवाइज। दिस वन सी, they undergo chemical reaction with water. Understood? That's why more solubility. Clear? जैसे मैंने बोला था solubility यानी क्या, एक सब्सटेंस दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाना, ठीक है। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, द रिलेशन बिटवीन solubility of a gas in liquid at constant temperature and external pressure is stated by which law? ओके, 2016 में आया था ये क्वेश्चन। सी द रिलेशन बिटवीन solubility of gas, ठीक है। solubility of gas सिंपली याद रखो, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। कौन सा वाला था? इजी वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, हेनरीज लॉ है। क्लियर? ठीक है। सिंपली हिंट ले लेनी है कि क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। ओके, 2019 में क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर 2019 में क्वेश्चन आया था। पहला से द फर्स्ट ऑप्शन, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी,
दैट इज वन थिंग. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ, ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, एंड ए बी दोनों में, सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी आर इक्वल टू दोज ऑफ ए एंड बी. ओके, ए डैश बी है यहाँ पे गाइस, ठीक है. थर्ड वन, that is this is the concept of ideal solution actually. A delta H will be zero at constant temperature and pressure, ठीक है, and delta V is equal to zero at constant temperature and pressure. Non ideal solution. अब हमें चाहिए क्या, which of the following statement is correct regarding a solution of two component AB exhibiting positive deviation. अब positive deviation होता है from the Raoult's law, ठीक है. So there will be AA BB are equal to AB. समझ में आ रहा है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ए का इंटरमोलिकुलर फोर्स, बी एंड बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स वो सेम रहेगा बिटवीन ए एंड बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. दैट्स व्हाई इट शोज द पॉजिटिव डिविएशन. समझ में आ रहा है, ठीक है. सो दिस वे यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर. ओके, फर्स्ट हाफ हमने हमारे चैप्टर का कंप्लीट कर लिया. दैट इज सोल्युबिलिटी, रॉल्स लॉ, ठीक है, डिविएशन ऑफ रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एंड द फ्यू हमने PYQs यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बताया. चलो आगे बढ़ेंगे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा. आगे बढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या, कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेंगे. उसके फॉर्मूलेस क्या है. यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन हम लोग मैंने लिए हैं क्योंकि वो ज्यादातर पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या, द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है, याद रखना, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. मैंने स्टेटमेंट पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, जस्ट आई एम मोरली सेइंग कि अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है. किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर. कितना अमाउंट है, जितना अमाउंट ज्यादा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी ग्रेटर, ठीक है. चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, 4 वी ऑल नो दैट. तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कौन कौन से, वेपर प्रेशर लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. गाइस कभी कभार पूछ लेंगे कि आइडेंटिफाई द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग एंड यू विल बी गिविंग ऑप्शन. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो कौन सा बोला, फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सेम वे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे और शायद आपको ऑप्शन दिया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. हम लोग शायद से उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे कि वो उसी तरह से रीड करता है, बट जस्ट रीड आउट ऑल दोज ऑप्शंस करेक्टली. Elevation in boiling point is the correct colligative property. Depression in freezing point is the correct colligative property. Simply boiling point हुआ तो वो colligative property नहीं हुई. Simply freezing point हुआ तो वो colligative property नहीं रहेगा. Understood? समझ में आ रहा है? Okay, चलो. Amount of a solute present in a solution and do not depend upon the nature of the solute. ठीक है, चलो पहला colligative property lowering of vapor pressure denoted by delta P. Delta P यानी क्या? ये याद रखना. डेल्टा पी इज P01 माइनस P1. अब वहां पे P01 क्या एक्सप्रेस करता है, वेपर प्रेशर ऑफ, चलो लिख लेता हूं मैं, P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, P1 है क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, P01 वेपर प्रेशर ऑफ, नॉट कहीं पे भी आ जाता है, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आएगा, अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आएगा, जहां पे भी कोई टर्म के ऊपर नॉट लिखा होगा, जीरो लिखा होगा, तो वो होगा सॉल्वेंट के लिए. अंडरस्टूड, इतना ध्यान में रखना. P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अंडरस्टूड, एंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू दैट विल गिव यू वेपर प्रेशर लोअरिंग. उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, डिनोटेड बाय साइन डेल्टा पी. तो यहाँ पे लिखा है देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस. इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कम है, मतलब ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा. ठीक है, क्यों ऐसा होता होगा, चलो रीजन भी सुन लेते हैं. सॉल्वेंट है, ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ अ कंपोनेंट विल बी देयर, इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे, एस्केप होंगे फ्रॉम द लिक्विड स्टेट ओनली. बट अगर सोल्यूशन है तो उसमें स्पेशली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसमें, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस, एंड दैट्स व्हाई द सॉल्वेंट पार्टिकल विल नॉट गो इजीली फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, और उसकी वजह से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता है कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ता है. फिर क्या है दिस वन,
वेपर प्रेशर, that is delta P, lowering of vapor pressure denoted by delta P, delta P upon P1 is equal to x2, ठीक है। x2 यानी क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, अंडरस्टूड, एंड x1 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन डाल दे तो x2 का क्या है, n2 अपॉन n1 प्लस n2, वेयर n2 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट एंड n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट, राइट। फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन n1 इज ग्रेटर देन n2 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, बराबर। तो ये हमने n2 को निग्लेक्ट कर दिया, राइट। अब n2 यानी नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मास अपॉन मोलार मास, 2 होगा सोल्यूट के लिए, 1 नंबर लिखेंगे सॉल्वेंट के लिए, तो n2 W2 अपॉन m2, मास ऑफ अ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। सिंपली P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला याद रखना है। वेयर P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे W2 सोल्यूट के लिए, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 होगा सोल्यूट के लिए और 1 नंबर देंगे सॉल्वेंट के लिए, तो M2 मास ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट, M1 मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। एक और ऐड चीज कर लेंगे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। So P01 minus P1 upon P01, that is nothing but relative lowering of vapor pressure, ये which is equal to x2, वही हम लोग यूज भी करेंगे lowering of vapor pressure के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट इज या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिनोटेड बाय डेल्टा TB, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग कहते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ता है, फिर क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इट इज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो कभी भी रेज टू पावर कुछ 0 लिखा है मतलब वो सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक टर्म है, एंड सिंपली होगा, सिंपल टर्म लिखी होंगे वो सोल्यूशन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट B, TB यानी क्या, व्हाट इज TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये सोल्यूशन, राइट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, डिफरेंस डेल्टा TB, याद रखना है ये फॉर्मूले को, ओके, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ओके। एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, वेयर स्मॉल m इज द मोलैलिटी, कांस्टेंट टर्म डाल देंगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m, m की वैल्यू है डेल्टा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, तो वहां पे वो इक्वेशन होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, यानी सिंपली हम लोग लिखेंगे M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, जहां पे डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, KB एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, W2 मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 नंबर सॉल्वेंट के लिए, 2 सोल्यूट के लिए, राइट। M2 मोलार मास किसका, सोल्यूट का, M1 मोलार मास किसका, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। एक और चीज देखो, यूनिट ऑफ KB, दैट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केल्विन kg मोलर इनवर्स, ये यूनिट शायद आपको क्वेश्चन आ जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वन, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, याद रखना है ये यूनिट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिनोट करता है डेल्टा TF से, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेसर, ठीक है, कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट T0F माइनस TF। देखो बच्चों, अगर आप इससे रिलेट करते हो, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट याद रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, T0F freezing point of solvent, TF freezing point of solution, solvent minus solution, समझ में आ रहा है। so that difference is delta TF, समझ में आ रहा है। ये देखो यहां पे boiling point of solution minus boiling point of solvent, that is elevation in boiling point,
सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी की चीज तो सेम ही है, सिर्फ केबी को अर्लियर केस में केबी को रिप्लेस किया है केएफ से और डेल्टा टीबी को रिप्लेस किया है डेल्टा टीएफ से। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली। एक्सपेरिमेंटली elevation in freezing point also directly proportional to m only, so delta tf is equal to kf into m, m की वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइनल इक्वेशन मिलेगा m2 is equal to 1000 kf into w2 upon m2 into delta tb tf into w1, where m2 molar mass of solute, okay, m1 क्या है molar mass of solvent, w2 mass of solute, mass of solvent, w1 डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड के एफ क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एज वेल, ठीक है। यूनिट ऑफ के एफ सेम एज दैट ऑफ केबी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय दिस वन पाई साइन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हायर होगा, ठीक है। हायर द कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट, हाँ पेन गिर गया बॉस, हाँ, higher the osmotic concentration, higher will be the osmotic pressure, right? Okay, चलो इक्वेशन क्या है फाइनली, pi is equal to CRT, where pi is the osmotic pressure, C यानी क्या concentration, concentration in terms of रहेगा यहाँ पे molarity, ठीक है, molarity कैपिटल M है, हाँ गाइस, ठीक है। एक डिफरेंस भी बता देता हूं मैं, then R is the gas constant and T is the temperature। गाइस देखो elevation in boiling point, ठीक है, ये वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या एक्सप्रेस करेगा, मोलैलिटी, सॉरी हियर डेल्टा टीएफ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम यानी स्मॉल एम, अगेन मोलैलिटी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। Osmotic pressure is directly proportional to capital M. Capital M stand for molarity. तो osmotic pressure is depend upon molar concentration of a solution. ठीक है, molar concentration. Molality के ऊपर डिपेंड क्या है, elevation in boiling point, depression in freezing point. Molarity के ऊपर डिपेंड क्या है, osmotic pressure. समझ में आ रहा है? ओके, theoretically ये भी क्वेश्चन पूछ ले शायद। Okay, so pi equal to CRT, यानी C is concentration, here concentration is in terms of molarity only, तो C को replace कर दिया M से, कैपिटल M से, right? Okay, अब M यानी क्या, molarity, which is nothing but number of moles of a solute upon volume of a solution, ठीक है, N2 upon V, तो M को replace कर दिया N2 by V से। अब N2 यानी molar mass, sorry, number of moles of a solute, number of moles of solute यानी क्या, mass upon molar mass, तो ये मास हो गया अपॉन ये मोलार मास। सो फाइनल इक्वेशन आएगा पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V, और यू कैन राइट M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V, वेयर M2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, R गैस कांस्टेंट, ओके, देन T टेम्परेचर इन केल्विन, W2 मास ऑफ सोल्यूट, V is the volume in terms of a decimeter cube or ml, and pi is the osmotic pressure, right? Okay, then आगे बढ़ते हैं फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये तीन टर्म आ जाता है, रिलेट करता है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। आइसोटोनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर दो ऐसे सोल्यूशन है, राइट, जिसमें एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, दूसरा का कॉन्सेंट्रेशन कम, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, ठीक है। सो वन ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड टू बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन whose concentration is higher, osmotic pressure is higher, and the other solution is called to be hypotonic solution whose concentration and osmotic pressure both are lower. Compare, समझ में आ रहा है? यूरिया सॉल्यूशन है एंड शुगर सॉल्यूशन है। यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, शुगर का कम है, तो यूरिया इज कॉल्ड टू बी हाइपरटोनिक टू शुगर एंड शुगर इज कॉल्ड टू बी हाइपोटोनिक टू यूरिया। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वेंट ऑफ फैक्टर, या वेंट ऑफ फैक्टर, Van't Hoff factor is denoted by small I sign, which is the ratio of colligative property of electrolyte or electrolytic solution upon colligative property of non-electrolyte, electrolyte upon non-electrolyte, ठीक है। electrolyte यानी डिसोसिएट होने वाले, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी डिसॉल्व तो होंगे बट ब्रेक डाउन करके डिसोसिएट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो सिंपली इट इज ऑल्सो सेड टू बी अ रेशियो ऑफ एक्चुअल मोल्स ऑफ अ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे तो कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, मींस प्रेजेंट होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, कितने सिंपली मोल्स डिसॉल्व हो रहा है
ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो रेशियो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलार मास ऑफ अ सब्सटेंस, और सिंपली m theoretical upon m observed is also called to be a Van't Hoff factor. ठीक है, based on Van't Hoff factor only will be having a modified equation of a colligative properties for the electrolytic solution, जहां पे कुछ सोल्यूट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व करेंगे तो वो ब्रेक डाउन करके कैटायन एंड एनायन फॉर्म कर लेंगे। सो उसके लिए मॉडिफाइड इक्वेशन है डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर I इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू x2 यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बच्चों रहेगा सिंपली, ओके। सो I इज इक्वल टू W2 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू W1, देन डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू m, हम लोग सिंपली लिखते थे KB इंटू m, बट I ओवर हियर वी नीड टू मल्टीप्लाइड I यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से पार्टिकल्स और से कैटायन एंड एनायंस प्रेजेंट ओवर दैट, सो सिंपली I इज इक्वल टू 1000 KB इंटू W2 अपॉन m2 इंटू W1, delta TF is equal to I into KF into M, which is equal to I into 1000 into KF into W2 upon M2 into W1, and pi is equal to I MRT, which is equal to I Van't Hoff factor W2 RT upon M2V. ठीक है, ये modified equation है। एंड फाइनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Van't Hoff factor रिलेशनशिप क्या है? सो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन अपॉन N माइनस वन, वेयर अल्फा क्या एक्सप्रेस करेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। Degree of dissociation is the ratio of number of moles of a substance dissociate divided by total number of moles of a substance. Ionic equilibrium chapter में है भी इसकी definition, right? Okay, I Van't Hoff factor and N यानी number of moles of ions present in that solution. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा theoretical topic जो है and with the formulas and all हमने कंप्लीट कर लिया ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? Done. Now it's the time for the MCQs। यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होंगे, मैंने स्पेस भी ज्यादा छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको किस तरह से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं वो, ठीक है। 9 ये 9 है हाँ बच्चों, एंड G दैट इज ग्राम। तो 9 ग्राम ऑफ से ग्लूकोज का मोलार मास दे दिया है 180, इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 9 ग्राम ग्लूकोज है, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 90 ग्राम। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या है देख लो तो, yeah, simply lowering of vapor pressure, this one delta P upon P naught, P1 is equal to P naught 1 है एक्चुअली, यहाँ पे मैंने P1 लिख दिया गया बाय मिस्टेक, ओके सॉरी P naught 1 है, हाँ डेल्टा P upon P naught 1 is equal to x2, ठीक है, P naught 1 is equal to x2। तो चलो यही यूज कर ले देंगे फॉर्मूला, ठीक है। सो डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, ठीक है। सो रिलेटिव सोल्यूशन के लिए विल गो फॉर दैट फॉर्मूला ओनली वेयर P नॉट डेल्टा P अपॉन P नॉट 1 दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्चुअली, राइट, इज इक्वल टू x2। अब x2 यानी क्या? N2 अपॉन N1 ही ले लेता हूं मैं, N1 प्लस N2 लिखता नहीं हूं। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूट सॉरी, एंड N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे मुझे N2 एंड N1 ये N2 फाइंड ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। N2 यानी क्या? मास अपॉन मोलार मास किसका? दिस वन सोल्यूट का मास है 9, मोलार मास है 180, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9 अपॉन 180 दैट इज 0.05, ठीक है। N1 देखो तो क्या है? N1 is mass of this one solvent अपॉन मोलार मास, वाटर है मोलार मास, वाटर का मोलार मास 18, राइट। तो 18 5 90, ये तो 5.0 आ गया सिंपली, 0.05 अपॉन 5 यानी 0.01, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है देख लो तो, 0.99, 0.099, ठीक है, 0.001 है ना, 0.001, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पे, राइट, करेक्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेट आंसर एक्चुअली, ओके। सो या इज दैट करेक्ट? लेट मी चेक, 0.01, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन, 0.099, दैट इज राउंड ऑफ करके 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो 0.0, समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड वहां पे देखो बच्चों,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज सिंपली ओके, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग यानी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन, समझ में आ रहा है, ये रेशियो दैट इज इक्वल टू x2, और वही फॉर्मूला हमें वहां पे लेना है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। करेक्ट रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट इज, ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या करेक्ट रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, कौन सा वाला है? m2 kb इंटू डब्ल्यू टू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू1, या kb w1, w1 तो नहीं है, w2 ही ऊपर आता है, kb डेल्टा टीबी ये भी नहीं होगा, डेल्टा टीबी w1, आई थिंक दिस ऑप्शन इज करेक्ट, kb इंटू डब्ल्यू टू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू w1, समझ में आ रहा है? दिस इज द करेक्ट आंसर। मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉरी सोल्यूशन इज डबल, हाँ मोलैलिटी डबल है हाँ गाइस, ओके। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट k विल बी, 2017 में आया था, हाफ होगा, ट्रिपल होगा, डबल होगा, अनचेंज्ड होगा। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, ठीक है, मोलैलिटी डबल है। व्हाट विल बी द kf? kf कभी भी चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड, याद रखना, देयर विल बी नो चेंज इन kf वैल्यू या फिर kb वैल्यू, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। Now, osmotic pressure of a solution containing 34.2 gram of cane sugar, मोलार मास दिया है in 1 liter of a solution at 20 डिग्री सेल्सियस इज, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। ये देखो pi इज इक्वल टू W2RT, गिवन भी दिया है R का 0.082 वैल्यू अपॉन M2V। चलो WT की वैल्यू कितना है? 34.2, R 0.082, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, गाइस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन केल्विन, कितना हो जाएगा? 273 प्लस 20 यानी 293.15 केल्विन, समझ में आ रहा है ये चीज? 20 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर लिया 293.15 केल्विन। मोलार मास कितना है? 342 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 ओनली, बराबर है, वॉल्यूम कभी भी लीटर में ही लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के समय वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं, ओके। चलो क्या होगा दिस वन फाइनल आंसर, लेट्स सी, 34.2 इंटू 0.082 इंटू हाउ मच? 293 डिवाइडेड बाय 342, 2.40, ओके, ये है अपना आंसर, करेक्ट, ठीक है, द ए आंसर 2.40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडरस्टूड, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला गाइस, तो आपको याद होगा, यू नीड टू सी कि टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया था, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम लीटर में है तो कभी शायद हम लोग बाय मिस्टेक कन्वर्ट कर लेंगे उसको सेंटीमीटर क्यूब में या फिर ml में, 1000 ml ले लेंगे, तो यू वोंट गेट द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट फिर आगे पीछे हो जाएगा। Now let's see the other one. The osmotic pressure of a solution at 0 degree Celsius. The 0 degree Celsius is 4 atmosphere. What will be the osmotic pressure at 546 Kelvin temperature? अब 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होगा वो, एंड ये 546, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे समझ लो, मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन है, समझ लेता हूं मैं, pi1 इज इक्वल टू pi2, ठीक है, pi1 होगा W2RT M2V, ये भी pi1 एंड pi2 लिख रहा हूं ना मैं, ओके, W2RT M2, ये M2 M2 W2 W2, ये R ये कैंसल कर लेता हूं मैं। यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, एक चीज तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी देयर, नो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, टेम्परेचर है, एंड दिस वन, इवन वॉल्यूम विल, नहीं, जस्ट अ मिनट, ये रॉन्ग हो गया, एक मिनट रुकते हैं, pi1 विल इक्वल टू pi2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे दैट इक्वेशन W2RT अपॉन M2V, ओके, तो W2RT M2V, ये भी W2RT
M2V। ओके, उसके बाद फिर हमें चाहिए क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए ना, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ M2 फॉर्मूला ले लेते हैं, M2 इक्वल टू M1 इन टर्म्स ऑफ दिस वन मोलार मास, ठीक है। अब मोलार मास में ये चीज तो कट कर लेते हैं, वॉल्यूम कट कर लेते हैं, ये भी कट कर लेंगे, पाई 1 T1 इज इक्वल टू पाई 2 T2 सिंपली, ठीक है। अब उसके बाद फिर इक्वेशन में हम लोग या M1 by osmotic pressure, M1 by T1। okay, so here the final value will be, एक मिनट, हाँ, yeah, pi is equal to 546 into 4 divided by 273.15, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे सिर्फ। ओके, अब ये जो आंसर आएगा यहाँ पे, आई हैव टू यूज द कैलसी, 546 into how much it is 4, no, डिवाइडेड बाय ये बच्चों 273 कैसे ले लिया, 273 कहां से ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिवाइडेड बाय 3.15, 7.99 है, तो 8, 7.99 आंसर आता है, राउंड ऑफ करके 8 होगा, हाँ ये अपना करेक्ट आंसर। ओके, नहीं ये नहीं, या this one will be the correct answer, understood। so ये isotonic solution वाला actually sum था, so this way we have to calculate all the sums। so यहाँ पे guys हम लोग end करते हैं, right। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक और न्यू सेशन के साथ, न्यू चैप्टर के साथ शुरू होंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।